नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत। एक कहानी से शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। 50 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य पूरा गाल कब्जा चुका था, लेकिन केवल एक छोटा सा गांव बाकी था, एक छोटा सा इलाका बाकी था जहां पर रोमन कब्जा नहीं कर पाए। और ऐसे में लोग सोच रहे थे कि एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स जूलियस सीजर की शक्तिशाली सेना से कैसे लड़ेंगे और रोमन सेना का कितने समय तक विरोध कर पाएंगे। हर किसी के जहन में यह सवाल था। आप सोच रहे होंगे कि 50 ईसा पूर्व की कहानी में आपको कहां सुनाने लगा 2025 में, और वो भी इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बीच। चलिए कनेक्शन बताते हैं। आप गाल को भारत मान लीजिए और गांव को राज्य से मान लीजिए, और जो ओबेलिक्स और एरेडिक्स हैं वो ममता बनर्जी एंड कंपनी मान लीजिए। ये आप मान के आज के हालात को देखिए, आपको एक समकालीन राजनीतिक कहानी का प्लॉट नजर आने लगेगा। ये कहानी आज भी आपको प्रासंगिक लगने लगेगी। ये समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी शाह की बीजेपी एक नए मिशन पर निकल चुकी है, और कैसे केजरीवाल के बाद एक नया टारगेट सेट हो चुका है, और कैसे आने वाले वक्त में विपक्ष के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है, नया संकट खड़ा होने वाला है, और विपक्ष उससे कैसे टकराएगा ये देखेंगे। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पतन के साथ, उनका किला ढहने के बाद, बंगाल वो बेशकीमती चेरी बन गया है जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से रोमनो यानी बीजेपी द्वारा किए गए काफी प्रयासों के बावजूद अभी तक जूलियस सीजर यानी नरेंद्र मोदी की गोद में नहीं गिरी है। अब आपको शायद समझ में आ रहा हो कहानी का मतलब। हालांकि पिछले चुनाव में यह दिखा था कि ममता बनर्जी के पास एक जादुई औषधि है बंगाल जीतने की, और वो तृणमूल को इस औषधि के जरिए अजेय बनाए रखती है। लेकिन शक्तिशाली बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और वो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लिहाजा बंगाल बीजेपी में एक तेजी नजर आने लगी है, और ये तेजी क्यों आई है इसका अंदाजा भी मिलने लगता है। अब अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में लगभग 2 करोड़ वोट हासिल करती आ रही है। लगातार उसका एक कंसिस्टेंसी है, जिससे पार्टी को सीटों की संख्या के बावजूद एक स्थिर वोट बैंक का आभास मिलता है। उनके डेटा में यह दिखता है। भाजपा अधिकांश पदाधिकारियों को यह मनाने में कामयाब हुई है कि बंगाल एक बदलाव के लिए इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इस बार यानी अगले विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में माहौल बन सकता है, जिसमें संभवतः 7% मतदाता उनकी जो है वो मदद करेंगे उनकी सरकार बनवाने में। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के करीब आते ही ध्रुवीकरण कार्ड के साथ साथ कुशासन पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है, ज्यादा ध्यान फोकस कर रही है, और इसकी बानगी हालिया घटनाक्रम से मिलती है। इसका इशारा बंगाल बीजेपी लगातार दे रही है। अभी हाल ही में बंगाल के जो महासचिव हैं उन्होंने एक टिप्पणी की, मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान ममता बनर्जी के पिछले 3 कार्यकालों के कुशासन पर है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा ममता बनर्जी सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। वो नौकरी नहीं पैदा कर पाई, यह भी उनकी विफलता और असमर्थता दिखाता है। और भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा होगा अगले चुनाव में, और इस पर आगामी महीनों में भारतीय जनता पार्टी ध्यान फोकस करेगी, सेंट्रल करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में जो वोट शेयर था उसके मामले में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच 7.03% का अंतर था। यह भी बड़ा दिलचस्प डेटा है। बीजेपी को 38.73% वोट मिले थे इस चुनाव में, और टीएमसी ने अपनी स्थिति में सुधार किया था। उन्होंने 45.76% का वोट हासिल किया था, सरकार बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 43.7% वोट मिले और भाजपा को 40.6% वोट मिले। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इशारा है कि जमीन पर उसके माफिक कुछ हो रहा है। पूर्व सांसद हैं और बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं दिलीप घोष। वो एक बड़ा जबरदस्त नंबर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थीं, और 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और वो ये भी कहते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश का अगर आप उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 39.67% वोट हासिल करके
384 में से 312 सीटें जीत ली और सरकार बना ली। तो इतना वोट तो उनको बंगाल में भी मिल रहा है, उनको लगता है। और इस हिसाब से बंगाल में ममता दीदी अब टिक नहीं पाएंगी, ऐसा बीजेपी के इस नेता को लगता है। एक और आंकड़ा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, जिसके परिणाम 8 फरवरी को अभी हाल ही में आए, उसको देखें अगर आप, तो 10% कम हो गया है आपका वोट शेयर। और भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसको आप अगर देखें तो बीजेपी का 7.05% बढ़ा और कांग्रेस का 2.08% बढ़ा। अब यह संयोग ही है कि बंगाल में बड़े परिवर्तन वर्ष यानी ममता बनर्जी जब सरकार में आई 2011 में, उस वक्त तत्कालीन सत्ताधारी सीपीएम का जो वोट शेयर था वो 7.05% गिर गया था। यह भी एक इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्साहित हो रही है। अगर आप टाइमलाइन को देखें और इससे समझने की कोशिश करें तो 2016 के विधानसभा चुनावों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा बंगाल और पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार पर चोट कर रहा है, जो बंगाल का विपक्ष है। इसमें शारदा घोटाला है, नारद स्टिंग ऑपरेशन का एक मामला है, इसके अलावा उत्तरी कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर जो था उसका एक मामला है, उसके गिरने का मामला है। उसको लेकर यह कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी एक और नंबर को लेकर बड़ी खुश है और इस नंबर से उसको लग रहा है कि वो सरकार बनाएगी, और वो है मुस्लिम वोट प्रतिशत का नंबर। ममता बनर्जी को करीब 35% मुस्लिम मतदाताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है और यह ममता की जीत का एक कारण भी है। ये जो वोट है वो कहीं नहीं जा रहा इतने चुनावों में, ऐसा बीजेपी कई आंकड़ों के जरिए बताती है और ये कहती है कि भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी का जो दूसरा टारगेट है वो यही तरीका, यानी वो हिंदू वोटों के एकीकरण पर फोकस कर रही है। और भाजपा के लिए बंगाल में सत्ता में आने का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है, ऐसा बीजेपी के अंदर खाने कुछ लोग कहते हैं। इसलिए बीजेपी संगठन के भीतर भी लगातार हलचल मची हुई है, लगातार वो इसको सोच रहे हैं। बंगाल के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, वो भी जूनियर केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के एक अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली, जिसको बताना जरूरी है कि बहुप्रतीक्षित संगठनात्मक फेरबदल यानी जो संगठन में चेंजमेंट होना है वो जल्द ही होगा और इस बात पर फैसला होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभाओं के चुनाव से पहले पार्टी किसको अपना नेतृत्व सौंपेगी, बंगाल में कौन नेतृत्व करेगा। इसमें एक नाम बड़ा आगे चल रहा है, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का। बंगाल में बीजेपी का जो सबसे प्रमुख चेहरा है, सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरा है, वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कमान संभाल सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2 पदों पर रहना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हालांकि ये बहुत अभूतपूर्व बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उदाहरण के लिए ही देखें तो मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल कर रहे हैं, तो बंगाल में भी कर लेंगे तो कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। हालांकि भाजपा का जो एक बड़ा वर्ग है वो शुवेंदु अधिकारी को लेकर बहुत खुश नहीं है, वो सावधान रहना चाहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो राजनीतिक जड़ें हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो तृणमूल में रहते हुए आगे बढ़े और ममता के प्रमुख विश्वास पात्र थे। हालांकि एक सच ये भी है कि इन्हीं अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया भी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इसको लेकर सतर्क रहना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई कोई हम रिस्क ना लें। उन्होंने बाद में दल बदल कराने में भी मदद की थी, लेकिन अब जो अधिकांश दल बदलू थे वो वापस टीएमसी में लौट चुके हैं, वो समस्या खत्म हो गई है। 2021 में घोष की जगह लेने वाले मजूमदार राज्य में बीजेपी की स्थिति को सुधारने में कोई खास भूमिका नहीं निभा पाए, बहुत कामयाब नहीं रहे, ये भी लोग कहते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो मामला था उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान हाशिए पर पड़ी सीपीएम को जगह दे दी, यानी उस पूरे मामले में सीपीएम ज्यादा मुखरता से विरोध कर पाई। बंगाल में बीजेपी द्वारा शुरू किया गया सदस्यता अभियान भी फ्लॉप हुआ, जिसका लक्ष्य करीब 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ना था। ये लक्ष्य वो हासिल नहीं कर पाई और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस लक्ष्य को दोबारा संशोधित करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। यहां एक और नंबर है, वो ये है कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे नतीजे आए थे, सबसे कामयाब उसका प्रदर्शन था, तब उसके पास 25% बूथों पर भी एजेंट रखने की क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी, और ये एक सच है। अब उसने इस क्षमता को कितना बढ़ा लिया है ये भी फैक्ट साबित करेगा कि किस तरह से आगे इलेक्शन में होता है। लेकिन एक बात तो तय है
कि रोमन साम्राज्य की तरह भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को जीतकर आखिरी कील ठोकने की कोशिश करेगी विपक्षी ताबूत में। और वो ये कोशिश करेगी कि जिस चेरी को नरेंद्र मोदी अपनी गोद में नहीं गिरा पाए, उसमें एक दिल्ली था और एक पश्चिम बंगाल था। उन्होंने दिल्ली गिरा लिया, पश्चिम बंगाल बाकी है। क्या वो गिरेगा? आप जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या ममता अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।